नॉर्मली देखिए दोस्तों, म्यूचुअल फंड में लोग कहते हैं कि 15% का रिटर्न आता है, लेकिन कुछ लोगों को नेगेटिव रिटर्न्स आ रहे हैं। ऐसा क्यों दोस्तों, या बहुत ही कम रिटर्न आ रहे हैं? वो कौन सी गलतियां ऐसे वो कर रहे हैं जो उन्हें नहीं करनी चाहिए? म्यूचुअल फंड खरीदते समय हमें क्या क्या ध्यान देना चाहिए, इस वीडियो में हम पूरा डिटेल जानेंगे दोस्तों। इसमें प्लस पॉइंट क्या है, माइनस पॉइंट क्या है, हर एक लेवल पे देखेंगे। म्यूचुअल फंड के हर एक प्लान के बारे में देखेंगे, डायरेक्ट, फिर रेगुलर, फिर उसके बारे में इक्विटी, म्यूचुअल फंड, लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप, हर एक लेवल पर जानेंगे हर एक चीज़ का क्या मतलब है। वीडियो को पूरा एंड तक देखिएगा दोस्तों। नमस्कार दोस्तों, शुरू करते हैं सब्जी बाजार से शेयर बाजार की ओर। दोस्तों, अभी म्यूचुअल फंड होता क्या है? म्यूचुअल फंड को आसान भाषा में समझे तो म्यूचुअल फंड जैसे कि हमें शेयर खरीदना है तो हमें ज़्यादा कुछ नॉलेज नहीं होता। हम डायरेक्टली शेयर खरीदें तो उसमें रिस्क भी होता है, क्योंकि किसी एक कंपनी में हमने पैसा डाल दिया तो कंपनी डूब भी सकती है। लेकिन म्यूचुअल फंड की एक ऐसी स्कीम होती है जिसमें एक प्रोफेशनली मैनेज लोग होते हैं जो कि बहुत सारे लोगों से पैसा लेकर उसे किसी अलग अलग शेयर में पैसा डाल देना। 50 से 100 कंपनी में अलग अलग कंपनी पैसा डालती है, तो खैर एक दो कंपनी बंद भी हो जाए तो भी उनको कोई फर्क नहीं पड़ता। और बहुत सारे लोगों से पैसा लेकर इकट्ठा हो अलग अलग शेयर्स में डालती है। तो इस तरह से एक बहुत ही अच्छा स्कीम हो जाता है। जैसे कि हम डायरेक्टली शेयर में पैसा डालें तो वो बहुत रिस्की भी होता है, और हम सारे के सारे जैसे कि बड़े बड़े कंपनी में तो हम पैसा लगा भी नहीं सकते। जैसे कि एग्जांपल के लिए MRF का एक शेयर ही 1 लाख रुपए का है, तो एक शेयर तो मैं ले ही नहीं सकूंगा ना। तो इसलिए म्यूचुअल फंड ने एक ऐसा स्कीम बनाया हुआ है जो कि बहुत सारे लोगों से पैसा इकट्ठा करके ये बड़े से बड़े जितना शेयर, कोई भी शेयर का कोई भी रेट होने दो, उसमें पैसा वो डाल सकती है। तो म्यूचुअल फंड के बेनिफिट क्या क्या है? देखो, इसमें डाइवर्सिफिकेशन होता है। डाइवर्सिफिकेशन का मतलब जैसे कि अलग अलग कंपनियों में ये पैसा लगाता है। 50 से 100 कंपनी में अलग अलग लगा देंगे। इसमें से कोई कंपनी बंद भी हो जाती तो उसमें कोई फर्क नहीं पड़ता है। 1-2% का समझो उसमें शेयर होगा, वही नुकसान हो जाता है। लेकिन बाकी के जो कंपनी अच्छे खासी ग्रोथ करती है तो उसमें बेनिफिट हो जाता है। और दोस्तों, इसमें प्रोफेशनली मैनेज होता है, यानी कि एकदम एक्सपीरियंस होल्डर लोग इसमें एकदम प्रोफेशनल लेवल पे लोग काम करते हैं, तो इसमें नुकसान होने का डर नहीं होता है। और तीसरा इसमें बेनिफिट ये है कि ये सेबी द्वारा रेगुलेटेड होता है, यानी कि इसमें सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड जो ऑफ इंडिया की है, तो वो इस पर पूरा रेगुलेट करती रहती है, इसमें ध्यान देती रहती है, क्योंकि ये बराबर हमारे जो स्मॉल बायर्स है उसको तो कोई नुकसान तो नहीं हो रहा है। तो इनकी तरफ से वो अच्छी तरह से रेगुलेट करती है, कोई नुकसान न करे कोई म्यूचुअल फंड। तो ये भी एक अच्छा खासा बेनिफिट हो जाता है। और दूसरों से इसमें लिक्विडिटी भी होता है। लिक्विडिटी क्या नहीं है, मतलब इसमें कभी भी आप खरीद सकते हो, बेच सकते हो। मतलब कुछ ऐसे स्कीम होते हैं, और कुछ स्कीम में लॉक इन पीरियड होता है, तो लेकिन ऑलमोस्ट में पैसा डालो निकालो 1-2 दिन में आपका पैसा पूरा का पूरा निकल सकता है, जो पैसा आप डाला है। तो इसमें ये अच्छा खासा बेनिफिट होता है। अब हम ये जानेंगे कि म्यूचुअल फंड में पैसा लगाने से पहले कौन कौन सी बातों में हमें ध्यान देना है। इसमें सबसे पहले मैं देखता हूँ AUM क्या है, यानी एसेट अंडर मैनेजमेंट। यानी जिस म्यूचुअल फंड में पैसा लगा रहा हूँ तो उसका AUM क्या है, एसेट अंडर मैनेजमेंट क्या है, मतलब उसमें कितने पैसे लगे हुए हैं पब्लिक के। यानी कि मैं ज़्यादातर देखता हूँ 1000 करोड़ के ऊपर अगर लगा है ना, तो मतलब अच्छा खासा म्यूचुअल फंड बड़ी स्कीम है। तो उसमें कम से कम इसमें छोटे छोटे म्यूचुअल फंड की भी स्कीम होती है, लेकिन आप बड़ा स्कीम पकड़ोगे, मतलब AUM ज़्यादा है तो थोड़ा ये सिक्योर्ड हो जाता है। दूसरा पॉइंट देखेंगे, डायरेक्ट और रेगुलर इसमें पूछते हैं दोस्तों। इसमें डायरेक्ट और रेगुलर क्या होता है? इसमें डायरेक्ट मतलब दोस्तों, इसमें आप डायरेक्ट म्यूचुअल फंड की स्कीम, डायरेक्ट कंपनी से डायरेक्ट म्यूचुअल फंड खरीद रहे हो। और अगर रेगुलर आपने ले लिया तो मतलब आप किसी एजेंट के थ्रू जा रहे हो, उसमें आपको कमीशन देना पड़ जाएगा, मतलब आपको उसमें यूनिट्स कम मिलेंगे दोस्तों। मतलब कैसा है इसमें, जैसे शेयर हम खरीदते हैं तो आपको एक शेयर मिलता है, तो इसमें म्यूचुअल फंड में आपको एक यूनिट मिलता है, इसको यूनिट बोलते हैं। तो उसमें एक यूनिट मतलब वो NAV के हिसाब से वो रेट डिसाइड होता है, नेट एसेट वैल्यू। तो वो एक शेयर की तरह ही समझो एक यूनिट आपको मिलता है। तो वो अगर आप रेगुलर स्कीम से लेते हो तो आपको यूनिट कम मिलेगा, क्योंकि उसमें कमीशन वो लोग काट देंगे। तो आप ध्यान रखिएगा, कभी डायरेक्ट स्कीम लीजिएगा। फिर दूसरा थर्ड पॉइंट हमारा है दोस्तों, इसमें ग्रोथ है या डिविडेंड। इसमें क्या लेना है आपको, ग्रोथ लेना है या डिविडेंड लेना है? तो दोस्तों, इसमें आपके हिसाब से आप ले सकते हैं। जैसे कि इसमें डिविडेंड बीच बीच में आपको डिविडेंड भी ये वो देती है, तो आपको अलग अलग से कैश फ्लो आपको मिल सकता है। जैसे कुछ अपने पैसा डाल रहे हैं लेकिन डिविडेंड, तो मैं आपको प्रेफर करूँगा ग्रोथ ले लीजिएगा, क्योंकि डिविडेंड का कैसा बीच में पैसा तो आ जाएगा लेकिन वो री इन्वेस्ट तो होगा नहीं। तो ग्रोथ में कैसा है, वो जो डिविडेंड देने वाले तो डायरेक्ट री इन्वेस्ट हो जाता है, और उसके ऊपर कोई टैक्स भी भरने की जरूरत नहीं। जैसे डिविडेंड आपको आता है, डिविडेंड के ऊपर आपको टैक्स भरना पड़ जाएगा। दोस्तों, उसमें अगला पॉइंट ये है कि आप
इसका एक्सपेंस रेशियो भी देखिएगा, यानी कि जैसे जो म्यूचुअल फंड्स की आपके लिए जो काम करती है तो उसके लिए कुछ एक परसेंटेज चार्ज करती है, तो उसका परसेंटेज देखिए, इसका एक्सपेंस रेशियो क्या है। तो यानी कि इसमें वो जो आप पर फीस चार्ज करेगी 1% है, आधा परसेंट है, तो जितना अलग अलग स्कीम में देखिए जो अच्छा रिटर्न भी दे रहे हैं और इसका एक्सपेंस रेशियो कम हो उसी पर आप वो भी आप ध्यान दीजिएगा। उसके बाद वाला नेक्स्ट पॉइंट है दोस्तों कि हमें एग्जिट लोड भी देखने चाहिए, यानी कि हम जब म्यूचुअल फंड से विड्रॉ करते हैं पैसा तो बाहर निकलते हैं तो कितना परसेंट वो चार्ज करती है, नॉर्मली 1% या कुछ कोई 2%, अलग अलग परसेंटेज चार्ज करती है। वो भी आप देखिए कुछ कुछ 0% भी होता है कि बाहर निकलना तो निकल सकते हैं, इसमें कोई भी परसेंटेज चार्ज नहीं होगा, तो वो भी आपको एक बार ध्यान देखना है दोस्तों इसमें। और आप उसमें आप म्यूचुअल फंड में आपको ये परसेंटेज कितना मिल रहा है, कितना रिटर्न मिल रहा है, वो भी आप CAGR के हिसाब से बताते हैं। 1 साल का कितना मिला है, 2 साल कितना मिला है, 3 साल कितना मिला है, 4 5 ऐसा अलग अलग ईयर में वो बताते हो। तो वो नॉर्मली देखिए वो तो पिछला रिकॉर्ड होता है, ऐसा नहीं कि पक्का है कि आपको 100% आगे भी वही मिलेगा, लेकिन थोड़ा इसमें एक आइडिया आ जाता है, तो उस पर भी एक नज़र मार सकते हैं आप। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है दोस्तों कि फंड मैनेजर कौन है, वो भी एक बार देखिए, उसका पास्ट रिकॉर्ड क्या है, किस तरह से कितना एक्सपीरियंस है उसको, किस तरह से, क्योंकि आप ये म्यूचुअल फंड का सालों साल के लिए आप लगाने वाले हो पैसा, तो एक बार फंड मैनेजर, जैसे कि फंड मैनेजर दोस्तों कौन होता है, जैसे कि आप किसी गाड़ी में बैठे तो ड्राइवर कैसा है, अगर एक्सपीरियंस वाला ड्राइवर होगा थोड़ा तो आपको थोड़ा डर नहीं होगा ना कि वो अच्छी तरह से आपको सही रास्ते पर पहुंचाएगा। तो इस तरह से म्यूचुअल फंड का जो फंड मैनेजर होता है तो उसके बारे में थोड़ा बहुत आइडिया होना चाहिए दोस्तों। अभी हम टाइप्स के बारे में अलग देखेंगे, अलग अलग म्यूचुअल फंड के कौन कौन से टाइप होते हैं। सबसे पहले हम इक्विटी म्यूचुअल फंड के बारे में देखेंगे। तो पहले देखिए ये जो इक्विटी में जो पैसा लगते हैं तो इसको मार्केट कैपिटलाइजेशन के हिसाब से जैसे इसमें लगाया जाता है दोस्तों। इसमें मार्केट कैपिटलाइजेशन क्या होता है इसका मैंने सेपरेट वीडियो बनाया हुआ, आप इस लिंक और आई बटन पर दिया गया और देख लीजिएगा एक बार, फिर भी थोड़ा इसमें बताता हूँ मैं आपको। मार्केट कैपिटलाइजेशन मतलब जितना एक कंपनी में कितने पैसे लगे हुए हैं उसको मार्केट कैपिटलाइजेशन बोलते हैं। यानी कि भारत की टॉप 100 कंपनी जो है, यानी कि सबसे नंबर 1 रिलायंस है, HDFC, TCS, इन्फोसिस, तो ये सब बड़ी बड़ी कंपनी जो है तो उसमें एक टॉप 100 कंपनी में जो पैसा लगता है तो उसमें वो लार्ज कैप फंड इसको बोलता है। दोस्तों लार्ज कैप फंड में किसे पैसा लगाना चाहिए दोस्तों, जैसे कि लार्ज कैप फंड में नॉर्मली देखा जाए आपको पैसे के समझो 2-3 साल से ऊपर अगर पैसे की जरूरत नहीं है तो उसमें आप डाल सकते हो, क्योंकि इक्विटी का थोड़ा रिस्की होता है प्रोफाइल, तो उसमें आप पैसा डालोगे तो थोड़ा 2-3 साल तक पैसा उससे रहने दीजिएगा, क्योंकि पहले पैसा निकालो थोड़ा वॉलेटिलिटी हो सकता है। और उसके बाद मिड कैप फंड होता है, यानी कि उसमें 101 नंबर की कंपनी से लेके 250 टॉप बड़ी कंपनियों में मिड कैप फंड के पैसे लगते हैं। और उसमें भी दोस्तों जैसे मिड कैप भी थोड़ा रिस्की होता है, 3 साल से ऊपर 3-4 साल ऐसा से ऊपर अगर पैसा आप रखना है तो ही उसमें रखिए। मिड कैप भी बहुत रिस्की होता है, 3 से 5 साल तक के आपका टाइम ओरिजन है तो उसमें पैसा रखिएगा मिड कैप में, अदरवाइज वहाँ पर मत रखिएगा। उसके अलावा स्मॉल कैप फंड होता है, वो भी बहुत ही ज़्यादा रिस्की होता है, बहुत वॉलेटाइल होता रहता है। इसके अंदर अचानक से आपका पोर्टफोलियो 50% से नीचे ऊपर हो सकता है, तो इस तरह से इतने वॉलेटिलिटी होने के कारण इसमें बहुत ही ज़्यादा डेंजर होता है। 5 साल से ऊपर अगर आपको पैसा रखना है तो ही इसमें डालिएगा। इसमें टॉप 251 कंपनी से 500 कंपनीज जो भारत की कंपनी है वो कंपनियों का में ये पैसा लगाती है। इस तरह से ये स्मॉल कैप फंड होता है दोस्तों। उसके अलावा दोस्तों मल्टी कैप फंड होते हैं, मतलब तीनों स्मॉल कैप, मिड कैप, लार्ज कैप, सब मिक्स करके लोग उसमें मल्टी कैप फंड में पैसा डालते हैं। ये भी थोड़ा रिस्की होता है, इसमें भी आप स्मॉल पीरियड के लिए आप डाल नहीं सकते हो। 3-4 साल 5 साल तक आपका टाइम ओरिजन है तो ही इसमें पैसा डालिएगा। छोटा अगर तो आप सोच रहे हो 2-4 महीना साल 2 साल के लिए अगर पैसा इसमें डालना है तो आपका पैसा फंस सकता है, थोड़ा डाउन हो सकता है, लेकिन थोड़ा लॉन्ग टर्म पीरियड के लिए ये फंड बहुत ही अच्छे होते हैं दोस्तों। इसके अलावा दोस्तों एक ELSS होता है, ELSS यानी इक्विटी लिंक सेविंग स्कीम, यानी कि इसमें आपको टैक्स बेनिफिट भी मिलता है। इसमें 3 ईयर का आपका लॉकिंग पीरियड होता है, तो कम से इसमें लॉकिंग पीरियड के हिसाब से आप उसमें पैसा डालते रहिए और उसमें निकाला नहीं जा सकता है। और इसमें आपको ATC का भी डिडक्शन भी मिल जाएगा, तो जो भी आप पैसा डालते हो उसका ATC में 1,50,000 तक का आपका डिडक्शन भी मिल जाएगा, तो ये एक अच्छा खासा बेनिफिट होता है। तो आपको टैक्स बचाना है और इस इक्विटी में भी पैसा डालना है, तो इस तरह से ये अच्छा खासा बेनिफिट हो सकता है। दोस्तों आपको वीडियो कैसा लग रहा है इसे लाइक और कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपके मैं फीलिंग जानना चाहता हूँ। बहुत ही बढ़िया। नेक्स्ट है
इक्विटी इंडेक्स फंड दोस्तों, इंडेक्स फंड क्या होता है? जैसे इंडेक्स फंड में जैसे कि ये इंडेक्स होता है, बीएससी सेंसेक्स का एक इंडेक्स होता है, फिर निफ्टी 50 का इंडेक्स होता है। तो सेम टू सेम फंड मैनेजर जो होता है सेम टू सेम उसको कॉपी करता है। मतलब जैसे जैसे ही उसमें जितने स्टॉक है सेम टू सेम परसेंटेज में, सेम टू सेम जो सेम परसेंटेज और सेम जितने 50 कंपनी तो 50 कंपनी में पैसा सेम टू सेम कॉपी करके डालते। तो जितना समझो जैसे निफ्टी 50 जितना परसेंट जितना रिटर्न देने वाला सेम टू सेम उनका ये इंडेक्स फंड भी उतना ही रिटर्न देगा। तो दोस्तों इसमें फ़ायदे क्या होते हैं? जो मतलब इंडेक्स तो हमेशा ऊपर ही जाता है, ये तो पक्का आपको पता ही है। तो ये इनका भी म्यूचुअल फंड ऊपर ही जाएगा सेम टू सेम रेट पर। तो इसमें सिर्फ ये होता है कि हम जैसे कि दूसरे म्यूचुअल फंड में रहता है कि ये इंडेक्स को आउट परफॉर्म हम करें, तो लेकिन ये इंडेक्स फंड का तो आउट परफॉर्म करने का तो बात ही नहीं होती, क्योंकि सेम टू सेम ये कॉपी मार रहे हैं। तो सेम टू सेम उनका सेम लेवल पर का रिटर्न देगा, ये तो इतना तो गारंटी होता है। और दूसरा पॉइंट क्या होता है दोस्तों, इसके अंदर एग्जिस्ट लोड होते या तो ये एक्सपेंस रेशियो जो इसमें बहुत ही कम होता है दोस्तों। एग्जिस्ट लोड तो कुछ होता है भी नहीं, एक्सपेंस रेशियो भी बहुत कम रेट पर होता है। तो इसमें ये अच्छा खासा बेनिफिट मिल जाता है, जैसे कि बाकी के दूसरे म्यूचुअल फंड की स्कीम में एक्सपेंस रेशियो वगैरह ज़्यादा होते हैं। तो इसमें ये इंडेक्स फंड में ये बेनिफिट हो जाता है। अगर दोस्तों इसमें अगर आप पैसा लगाना चाहते तो लगा सकते हो। इसमें कैसे, जब इंडेक्स गिरता है तो पैसा अच्छा खासा पैसा डालना चाहिए दोस्तों। नॉर्मली होता कैसा है, इंडेक्स जब बढ़ रहा है तो लोग पैसा डालते रहते हैं, तभी इसी कारण से दोस्तों उनको लॉस होता है। म्यूचुअल फंड की कोई भी आप स्कीम ले लो दोस्तों, जब भी शेयर गिर रहे हैं, लार्ज कैप के शेयर हो, जो कोई भी शेयर जब मार्केट गिर रहा है तो लोग डर के मारे पैसा नहीं डालते हैं, जबकि पैसा उसी वक्त उनको डालना होता है। और जैसे कि एसआईपी आप चालू करके रखे तो एसआईपी चालू ही रखिए, ऐसा नहीं कि मार्केट गिर रहा है तो एसआईपी बंद कर दीजिए। तो बहुत सारे लोग ऐसे ही करते हैं कि मार्केट गिर रहा है तो एसआईपी बंद कर देते हैं। तो ऐसा मत कीजिएगा, एसआईपी हमेशा चालू रखो, शेयर मार्केट ऊपर हो नीचे हो, या तो जब आप लमसम अमाउंट डालते हो तो शेयर मार्केट जब गिरा हुआ है तब ज़्यादा पैसा डालिएगा, बहुत अच्छा खासा रिटर्न आपको देखने को मिलेगा दोस्तों। और दो देखो म्यूचुअल फंड है जहाँ पर आपको पैसा नहीं डालना है, वो इसका नाम बता दो। पहले देखो सेक्टरल फंड होता है। तो सेक्टरल फंड जो होता है मतलब कैसे कि बैंकिंग सेक्टर में पैसा लगाते हैं, सारे के सारे बैंकिंग ही होते हैं। ये तो पूरा एफएमसीजी सेक्टर में पैसा डालते हैं, मेटल सेक्टर में पैसा डालते हैं, एक ही सेक्टर होता है। मतलब अभी समझो उनका सेक्टरल फंड बैंकिंग का है, तो पूरा का 10 कंपनी 50 कंपनी पकड़ लेंगे, जो भी बैंक पकड़ेंगे 10 बैंक 15 बैंक 20 बैंक, तो उसके सारे के सारे बैंक ही होंगे। अगर ऐसा बैंकिंग अगर सेक्टर गिरा हुआ है तो सारा का सारा आपको नेगेटिव रिटर्न देगा। तो ये थोड़ा प्रॉब्लम हो जाता है, क्योंकि एक ही सेक्टर में पैसा लगाना, हम म्यूचुअल फंड में पैसा इसलिए डालते हैं कि सब जगह पैसा लगे। अभी वो म्यूचुअल फंड सिर्फ मेटल में ही, अगर मेटल का ही उनका म्यूचुअल फंड है, मेटल सेक्टर में ही पैसा डाल रहा है, तो आप पूरा का पैसा मेटल में लगा रहेगा। तो जब मेटल का पूरा सारे के सारे शेयर गिरे तो एक ही साथ में सब गिरा रहेगा, तो आपको तो कुछ बेनिफिट मिलेगा नहीं। तो इसलिए सेक्टरल फंड में आप पैसा मत लगाइएगा। दूसरा क्या, डिविडेंड यील्ड फंड भी होता है, जैसे कि इसमें डिविडेंड के चक्कर में आप पैसा डाल दोगे। बहुत सारी कंपनियां देखो, गवर्नमेंट की बहुत सारी कंपनी देखो, इंडियन ऑयल देखो, फिर यहाँ पर कोल इंडिया, एक खास चल भी नहीं रहे बहुत साल से, जो एक हाई बनाया था उससे कहीं नीचे गिरे हुए हैं। तो डिविडेंड तो भले दे देते लेकिन शेयर चल नहीं रहा है। तो दोनों तरफ से चलना चाहिए, दोस्तों डिविडेंड भी दे और शेयर भी चले। तो इस तरह से इन दोनों तरह के सेक्टर में आपको पैसा नहीं डालना है दोस्तों। ये म्यूचुअल फंड का पूरा टॉपिक खत्म नहीं हुआ है दोस्तों, अभी हम इसमें डेट फंड का भी देखेंगे, अलग अलग फंड का भी देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। बेसिकली म्यूचुअल फंड कैसे खरीदे वो नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे, किस तरह से म्यूचुअल फंड आप खरीद सकते हो डायरेक्टली ऑनलाइन। दोस्तों आपको वीडियो कैसा लगे, लाइक शेयर और कमेंट कीजिएगा, और मेरे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।